हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर आप सभी के बीच प्रस्तुत हो एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि एक बार फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हॉट्स क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का और उनके आंसर्स को चैप्टर सेकेंड से, जो कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्लास 11th अकाउंटेंसी। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप सभी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। So we will start with the objective type questions and that will be multiple choice questions. So ये रहा पहला क्वेश्चन। द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड्स, अभी जो आपको एग्जांपल्स दिखने वाले हैं उनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट्स के अंडर आता है। तो आप सभी को मैंने फिक्स्ड एसेट्स की प्रॉपर मीनिंग बताई हुई है पिछले वीडियोस में। अगर आप में से किसी को कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर जाकर वहाँ देखें। क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स एंड फर्नीचर। तो अगर हम बात करें इन सभी के, तो क्लोजिंग स्टॉक कैटेगराइज होता है एज करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल भी कैटेगराइज होता है करंट एसेट्स में, एंड डेटर्स इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज करंट एसेट्स। तो रह जाता है फर्नीचर, जो कि कैटेगराइज होता है एज नॉन करंट एसेट्स अंडर टेंजिबल एसेट्स। तो पूछा गया था इनमें से कौन सा टर्म फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड होता है, तो इंक्लूड कौन सा हो रहा है, फर्नीचर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्टिंग एसेट्स इज, वेस्टिंग एसेट्स क्या है? वो सारे एसेट्स वेस्टिंग एसेट्स कहलाते हैं कि जिनका लाइफ धीरे धीरे यूज़ के साथ साथ खत्म होता जाता है। ठीक है, इस मीनिंग के बेस पर आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखें और समझें। तो ऑप्शंस हैं, पहला माइंस, ऑयल वेल्स, पेटेंट्स एंड ऑल द अबव। तो अगर हम बात करें माइंस की, जैसे कोल माइन है, आपने कोल माइन को एक बार शुरू किया, उसमें काम करना, एक्सट्रैक्शन के साथ साथ, समय के साथ साथ जितना उसमें माइंस में यानी कोल्स निकालते जाएंगे, एक ना एक दिन उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें माइंस कोल्स बचेंगे नहीं। ऐसे अगर हम ऑयल वेल्स की बात करें, तो ऑयल वेल्स में भी जितना ऑयल होता है, समय के साथ साथ उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम होती जाती है और एक समय ऐसा भी आएगा जब उसमें तेल खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पेटेंट्स, हम किसी चीज़ को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने का पेटेंट बना लेते हैं, तो वो भी समय के साथ साथ कुछ साल के लिए ही पेटेंट करवाया जाता है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के तीनों क्या है, वेस्टिंग एसेट्स के ही अंडर आते हैं। तो फाइनली हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो है ऑल द अबव, क्योंकि माइंस, ऑयल वेल्स, पेटेंट्स ये सब के सब वेस्टिंग एसेट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रेगुलर नेचर का होता है और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए किए जाते हैं। तो आपके एग्जांपल्स हैं, वेजेस, देन वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, देन रिपेयर्स एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो आपका वेजेस, रिपेयर ऑन एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सब आपके रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस हैं, यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए किए जाते हैं, जिसका बेनिफिट आप एक साल के अंदर यूज़ कर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो इसका हम यूज़ काफ़ी लंबे समय तक करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फाइनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जहां हमने समझा कि नॉन रेगुलर होता है और बेनिफिट कई साल मिलते हैं, उसी का उल्टा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ एक साल, करंट ईयर के लिए ही मिलता है और साथ साथ वो रेगुलर नेचर के होते हैं। एंड ऑप्शंस हैं, रिपेयर एक्सपेंसेस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी एंड देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जैसा आप देख रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पिछले ही क्वेश्चन में था आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, अगेन मशीनरी खरीदने के ऊपर खर्चा करोगे आप, तो ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रह जाता है आपका ऑप्शन ए, रिपेयर्स एक्सपेंसेस, दैट इज क्वाइट अ रेगुलर एक्सपेंस, दैट इज वाई इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Now let's have the next question.
अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड। कई बार बच्चे इस ओज वर्ड से ही कंफ्यूज होते हैं, तो ओज वर्ड जब भी आपको मिले बच्चों तो आप उसको पेबल वर्ड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो कोई पर्सन जो पे करेगा मनी किसको, फर्म को, यानी फर्म पे नहीं करेगी, फर्म को पैसे मिलने वाले हैं, तो दैट इज सिंपली नोन एज एसेट्स। तो अब आपको जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें आप ऐसा खोजना है जो एसेट्स होते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स और नन ऑफ दीज। तो डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमको पैसे मिलने वाले होते हैं, क्रेडिटर्स जिनको पैसे हम चुकाते हैं, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, सप्लायर क्रेडिटर्स के ही एक नाम होते हैं, और नॉन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे फाइनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है डेटर्स, द पर्सन जिससे हमें पैसे मिलने वाले हो, यही है हु ओज मनी टू द फर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। अब आपके ऑप्शंस में कुछ एसेट्स मिलेंगे जिसमें करंट एसेट्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, आपको पहचानना है कौन सा करंट एसेट्स नहीं है इनमें से। और आपका ऑप्शन है डेटर्स, मोटर कार, बैंक बैलेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो डेटर्स नो डाउट आपका करंट एसेट्स है, बैंक बैलेंस करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है, तो रह जाता आपका मोटर कार, ये आपका क्या है, नॉन करंट एसेट्स। तो फाइनली जो क्वेश्चन ने पूछा था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटीज के अंदर नहीं आता। एंड ऑप्शंस है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल भी एक करंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी करंट लायबिलिटीज है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका है करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज का मतलब ही होता है कि ऐसी लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर पे करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों करंट लायबिलिटीज हैं, बट ऑप्शन नंबर डी एक करंट एसेट्स है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज। मैंने पिछले ही क्वेश्चन में ये मीनिंग आपको एग्जैक्टली बताई है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका कि बेनिफिट बिजनेस को मिल जाता है सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसको क्या कहते हैं। एंड ऑप्शंस हैं करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले ही पूछा कौन सा एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसका बेनिफिट एक ही साल में हमको मिल जाता है, तो वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही इसकी मीनिंग होती है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं और जिसका फुल बेनिफिट हमको उसी साल मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, कुछ इंटेंजिबल होंगे कुछ नहीं होंगे, कौन सा उसमें ऐसा है जो इंटेंजिबल की कैटेगरी में नहीं आता। तो ऑप्शंस है पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल और ट्रेडमार्क। आई नो दैट कि आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पेटेंट्स भी एक इंटेंजिबल है, और मे भी आप सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट भी इंटेंजिबल है, गुडविल भी है इंटेंजिबल, ट्रेडमार्क सारे इंटेंजिबल्स हैं। बट बता दूं आपको, पेटेंट्स इंटेंजिबल है, गुडविल इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल में नहीं आता, क्योंकि आपका जो टोटल नॉन करंट एसेट्स होता है वो पहले बढ़ जाता है टेंजिबल में, और टेंजिबल के अंदर आता है आपका फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका नॉन टेंजिबल एसेट्स, और उसके बाद आपका आता अलग से एक हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर आपके आते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ना टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है ना ही इनटेंजिबल की कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया था कौन सा इनटेंजिबल नहीं है, तो पेटेंट्स इंटेंजिबल है, गुडविल इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क्स भी इंटेंजिबल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंटेंजिबल नहीं है। तो फाइनली आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का होगा दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट लेकिन आपको आने वाले कई साल मिलेगा। तो सोचिए अपने नेचर से अलग, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो एक ही साल में मिलता है, फिर भी ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आने वाले कई अकाउंटिंग पीरियड्स में मिलने वाला है, उसको क्या कहते हैं। तो ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली आपका कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया गया कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू नेचर का ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट कई अकाउंटिंग ईयर्स में मिलता है, तो उसको कहते हैं आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यही इसकी मीनिंग भी है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक इज वैल्यूड एट। स्टॉक को वैल्यू करने का आपका एक मेथड है, रूल है, वो क्या है, कॉस्ट और net realizable value whichever is lower, cost or net realizable value whichever is higher, cost
और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो बताना चाहूँगा आप सभी को, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो बार बार आप देख रहे हैं उन सब का मतलब है आपका मार्केट प्राइस। तो पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि स्टॉक को वैल्यू कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको वैल्यू करें, या इनमें से जो हायर होगा, या फिर कॉस्ट को या फिर मार्केट प्राइस को। तो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये आपके प्रूडेंस नाम का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें आता है, कंजर्वेटिज्म में उसमें सिखाया गया है। नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सा एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, आपको ये पहचानना है। बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस, तो नो डाउट ये आपका एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड कैश फॉर सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, देन कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज, एंड लास्ट ऑल द अबव। तो देखिए पूछा है कि नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस से कोई मतलब जिसका ना हो। तो भाई आपने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, बिल्कुल बिजनेस से मतलब रखता है। पेड किया कैश सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस के ही होंगे, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो आपने कैश विड्रॉन किया कहाँ से किया, अपने पर्सनल अकाउंट से, और किस मकसद से किया, वो भी बिजनेस अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो कंप्लीटली ये आपका नॉन बिजनेस एक्सपेंस है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन आप सभी जानते ही हैं। तो गुड्स इनमें से क्या है, मशीन मैन्युफैक्चरर फॉर सेल, मशीन आपने बनाया किसके लिए, सेल करने के लिए। देन फर्नीचर परचेज फॉर सेल, देन बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज्ड बाय अ बुक सेलर, एंड लास्ट ऑल द अबव। तो देखिए पहला आता है मशीन मैन्युफैक्चरर ने मशीन बनाया है सेल के लिए, तो दैट मीन्स ये गुड्स तो डेफिनेटली हो गया, क्योंकि गुड्स का मतलब ही होता है कि विच इज मेंट फॉर रीसेल। देन फर्नीचर परचेज फॉर सेल, ये भी गुड्स हो गया। देन बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय अ बुक सेलर, बुक सेलर मतलब शॉपकीपर हो गया, उसने बुक्स एंड स्टेशनरी आइटम्स को परचेज किया, तो वो भी उसके लिए गुड्स होता है। तो ऑल दीज आर द गुड्स। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज, एक्रूड इनकम मतलब ऐसा इनकम जो आपको अब तक मिला नहीं है बट आपकी वो इनकम है। तो रेवेन्यू, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और एसेट्स। तो जो एसेट्स का मतलब ही होता है जिसकी वैल्यू हमें बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो एक्रूड इनकम का ही मतलब हुआ कि ऐसा इनकम जो हमें मिला नहीं है बट फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इट इज टर्म्ड एज एन एसेट। तो ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इनमें से किन ट्रांजेक्शन का नेचर फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। ऑप्शंस है परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, withdrawing of money by proprietor from business, and last strike by the employee। तो आप ऑप्शन ए, बी और सी तीनों को फाइनेंशियली टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऑप्शन डी यानी स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय को आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आपका बन जाएगा नॉट फाइनेंशियल और ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है हॉट्स क्वेश्चन। बीटा लिमिटेड इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका वन मशीनरी फॉर सेल इन इंडिया एंड अनदर मशीनरी फॉर प्रोडक्शन पर्पस। तो दो मशीनरी मंगाई गई है अमेरिका से, इनमें से एक मशीनरी सेल के लिए है इंडिया में और दूसरी मशीनरी प्रोडक्शन पर्पस के लिए। पूछा गया है विल यू ट्रीट देम गुड्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो आप इनको गुड्स मानेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स। तो देखा जाए तो हम इसको दोनों मानने वाले हैं। कैसे भाई और क्यों? तो आता है करेक्ट आंसर देखिए क्या है। जो इनमें से पहला मशीन जिसको कि बोला गया इंडिया में बेचने के लिए खरीदा गया है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए गुड्स है, क्योंकि गुड्स का मतलब ही होता है कि जो हमने बनाया या खरीदा बेचने के लिए। और जो दूसरी मशीन है आपकी वो आपने क्यों खरीदा था, आपने बिजनेस यूज़ के लिए, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक फिक्स्ड एसेट्स। तो इनमें से पहली मशीन आपके लिए गुड्स है, दूसरी मशीन फिक्स्ड एसेट्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिस्टर अजय सिंह डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सोल्ड 10 कूलर्स कॉस्टिंग ₹5,000 ईच एट ₹8,000 ईच। तो आपने 10 कूलर को बेचा है, जिसको बेचा है आपने 8,000 के रेट पर, एक कूलर 8,000 का, लेकिन इन्हीं कूलर्स को आपने परचेज किया था 5,000 पर वन कूलर। फिर पूछा आउट ऑफ दिस ₹60,000 वर रिसीव्ड इन कैश एंड द बैलेंस इज नॉट येट रिसीव्ड। तो 60,000 मिला है और बाकी नहीं मिला है। तो बताना है आपको कि रेवेन्यू कितना है। तो अगर आप इसका सही जवाब देना चाहते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, तो पहले रेवेन्यू की मीनिंग को याद करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू की मीनिंग कहती है कि द अमाउंट ऑफ सेल्स यानी सेल्स प्रोसीड्स, भले वो मिला हो या ना मिला हो। तो आपने कितने कूलर को सोल्ड किया, 10, पर कूलर का रेट कितना 8,000, तो आपको मिलना कितना था
80,000। तो इसका मतलब आपका रेवेन्यू बना 80,000 ना कि 60,000। तो आपका आंसर हो गया कि रेवेन्यू विल बी ₹80,000, दैट इज द सेल प्राइस ऑफ 10 कूलर्स, बिकॉज रेवेन्यू इज द अमाउंट ईदर रिसीव्ड इन और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन नेक्स्ट आता है मिस्टर आनंद हु ओड अस, यानी जो हमें पैसे चुकाएंगे, कितना 25,000, became insolvent and paid only 25% of this amount. What is the term used for that amount not received? जो उनसे पैसा नहीं मिल पा रहा उसके लिए क्या नाम दिया जाए? तो जब आपका कोई कस्टमर या डेटर जो इंसॉल्वेंट हो जाता है और फिर उससे पैसा जो नहीं मिलता उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। बैड डेट इज द नेम एंड अमाउंट कितना होगा बैड डेट्स का? तो 20,000 मिलना था आपको, 25% तो आपको मिल जाएगा, बाकी 75% नहीं मिलेगा, यानी 15,000 होगा आपका बैड डेट्स का अमाउंट। And then the last question, what is the reason that the capital expenditure is shown in the balance sheet? ऐसा क्या रीजन है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं? तो अमाउंट स्पेंट ऑन एक्वायरिंग और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो मीनिंग हो गई। Such expenditure is shown on the balance sheet on the asset side because it yields benefit over a long period of time. आने वाले काफ़ी लंबे समय तक इससे बेनिफिट मिलने वाला, इसीलिए एसेट्स में दिखाया जाता है। तो ये थे आज के चैप्टर नंबर 2 के से काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चंस एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिससे कि इस चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट, लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली कवर अप हो जाते हैं और जो भी डाउट्स होंगे होप्स वो क्लियर भी हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जैसा हमने कहा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।